नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। टॉपिक है भारत का इजराइल को गाजा संघर्ष के दौरान हथियारों का निर्यात। हालांकि यह मात्र एक आरोप है और ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि भारत ने इजराइल को हथियारों का निर्यात किया है या नहीं, लेकिन इस पर कई अलग अलग विचार हैं और मत हैं। कुछ लोग इसे भारत की जिम्मेवारी मानते हैं, जबकि कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। तो आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि भारत और इजराइल के बीच संबंध सिर्फ हालिया घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा और कूटनीतिक संबंध कई दशकों पुराने हैं। जैसे कि 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्णतः राजनीतिक संबंध की स्थापना होती है और तब से ही यह साझेदारी कई क्षेत्रों में मजबूत होती गई है, खास करके रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में। इजराइल के पास विश्व स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी है और भारत लंबे समय से इजराइल से ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों का आयात करता रहा है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। ऐसे में इस टॉपिक को समझने के लिए केवल ये जानना ही जरूरी नहीं है कि भारत और इजराइल के संबंध कैसे हैं, हमें गाजा संघर्ष और इसकी जटिलता को भी समझनी होगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यह संघर्ष 1948 से चलता आ रहा है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें पड़ोसी अरब देशों ने नए बने इजराइल पर हमला किया। युद्ध का मुख्य कारण था कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में इजराइल का निर्माण और अरबों की अस्वीकृति। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी रक्षा तो की ही, साथ ही युद्ध के अंत में अपने क्षेत्र का भी विस्तार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप करीब 7 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए, जिन्हें अपने घरों से भागना पड़ा। इस युद्ध ने अरब इजराइल संघर्ष की नींव रखी, जो दशकों तक चलता रहा और इजराइल की स्थापना और इसके बाद के संघर्षों ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को गहरे रूप से प्रभावित किया। इसके बाद 1967 में एक बार फिर से 6 दिनों की युद्ध चलती है। तो यह 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी, पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम, सिनाई और गोल्डन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध इजराइल और उसके पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बाद से गाजा इजरायली प्रशासन के अधीन आ गया। यह कब्जा आज भी फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना हुआ है। इसके बाद 21वीं शताब्दी की शुरुआत के कुछ वर्षों में हमास एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर बनकर उभरा फिलिस्तीन में, खास करके ये जो गाजा पट्टी वाला रीजन है उसमें। इसके बाद 2006 में फिलिस्तीन में हुए आम चुनाव में हमास ने अप्रत्याशित जीत हासिल की, जिसके बाद उसने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। जिसके बाद हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो थी, इसके बीच में सतत संघर्ष शुरू हो गए। हमास का गाजा पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद इजराइल और हमास के बीच कई बार संघर्ष देखने को मिले। हमास की कट्टरपंथी नीतियों और इजराइल के प्रति उसके आक्रामक रुख ने गाजा के हालात और बिगाड़ दिए। इसी समय के बाद से गाजा पर इजराइल द्वारा आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी भी लगा दी गई। हम बात करें हालिया संघर्ष की, तो 2024 में गाजा और इजराइल के बीच एक नया संघर्ष उभरा, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हिंसा और भी बढ़ गई। इजराइल ने हमास के खिलाफ हवाई हमले किए, जबकि हमास ने रॉकेट हमले किए। इस संघर्ष ने न केवल सैन्य तबाही मचाई, बल्कि इसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष को रोकने की कई प्रयास किए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा और इस हालिया संघर्ष ने एक बार फिर से दुनिया भर में मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति प्रयासों पर बहस को फिर से दोबारा जीवित कर दिया। अब मुझे लगता है कि गाजा संघर्ष के बारे में आपको एक ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए बात करते हैं भारत की भूमिका, हथियार निर्यात और नैतिक जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। अभी हाल ही में भारत पर यह आरोप लगाया गया है कि भारत की कुछ कंपनियां वो इजराइल को हथियार निर्यात कर रही है, जो अल्टीमेटली फिलिस्तीनियन नागरिक पर ही यूज होगी, क्योंकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों का कहना यह है कि इस प्रकार का हथियार संघर्ष में इस्तेमाल हो सकते हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है। भारत ने जेनेवा कन्वेंशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इससे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हथियारों का निर्यात से रोकते हैं। और अभी जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें भारत द्वारा इजराइल के हथियार निर्यात पर रोक लगाने की मांग की गई है। इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51C को अपने याचिका का मुख्य आधार बनाया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51C कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना चाहिए। गाजा संघर्ष के दौरान हथियार निर्यात करना इस मानकों के विरुद्ध जाता है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है। ऐसे में हमें अन्य देशों की नीति और वैश्विक संदर्भ को भी समझना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दुनिया के अन्य देशों की नीति इस पर क्या कहती है। तो गाजा संघर्ष के दौरान कई पश्चिमी देशों ने इजराइल को हथियार निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। खास करके यूरोप के कई देशों ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इजराइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। जैसे कि स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने स्पष्ट रूप से इजराइल को किसी भी प्रकार के हथियार निर्यात करने से मना कर दिया है। वहीं ब्रिटेन और जर्मनी में भी इस पर काफी बहस हो रही है।
इन देशों का मानना है कि गाजा में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए हथियारों का निर्यात अस्वीकार्य है। ऐसे में इस मुद्दे पर भारत की विदेश नीति और इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध को समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और इजराइल के बीच संबंध कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी, तभी से दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग में काफी वृद्धि देखने को मिली है। भारत के लिए इजराइल एक प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, खासकर आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर। ऐसे में भारत के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि एक तरफ इजराइल के साथ मजबूत रक्षा संबंध है जो उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत के बीच नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों का दावा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत की जनता की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि इजराइल के साथ रक्षा सहयोग जारी रखना चाहिए, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि गाजा संघर्ष में इजराइल की भूमिका को देखते हुए भारत का हथियार निर्यात करना नैतिक दृष्टि से गलत है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के खिलाफ जाता है। वहीं पर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि भारत को अपनी तटस्थता बनाई रखनी चाहिए, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि भारत को एक नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए गाजा के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। ऐसे में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं, भारत की कानूनी बाध्यताएं क्या क्या है, उसे हम समझ लेते हैं। तो भारत ने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से जिनेवा कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर शामिल हैं। ये संधियां भारत को यह निर्देशित करती है युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हथियारों का निर्यात न करे, खासकर तब जब ये हथियार निर्दोष नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में भी इसी कानूनी दायित्वों का हवाला दी गई है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि भारत का इजराइल को हथियार निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। ऐसे में भारत की कूटनीतिक स्थिति और भारत के पास कौन कौन से विकल्प हैं, ये समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत की कूटनीतिक स्थिति इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक तरफ अपने पुराने मित्र देशों और सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, जैसे कि इजराइल, जो रक्षा तकनीकी में भारत का अहम साझेदार है। वहीं दूसरी तरफ भारत को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार और नैतिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए। वहीं हम बात करें भारत के पास विकल्प की, तो भारत के पास कई विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि वह इजराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को बरकरार रखते हुए गाजा संघर्ष में मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज न करे, और दूसरा विकल्प यह है कि भारत इजराइल को हथियार निर्यात पर अस्थायी रोक लगा सकता है, जैसे कि कई यूरोपीय देशों ने किया है। इसके अलावा भारत एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा सकता है। तो अब सवाल यह है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ सुझाव हैं, जैसे कि पहला है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना चाहिए और हथियार निर्यात पर एक बार फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। इसके अलावा इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक और रक्षा संबंध बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन मानवीय चिंताओं को भी प्राथमिकता देने की जरूरत है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि वैश्विक मंच पर नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व की भूमिका निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और चौथी है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर शांति वार्ता को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो भारत को अपनी विदेश नीति में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ वह अपने रक्षा हितों को बनाए रखते हुए मानवीय और नैतिक जिम्मेदारियों का भी पालन करें। इजराइल के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों और नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे ना हटे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। यह मुद्दा बहुत ही जटिल है और इसके और भी कई पहलू हो सकते हैं। भारत को इस पर क्या कदम उठानी चाहिए, यह तय करने में आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।